तो अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो तो भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस जो है, ये जो है भारत से संपत्ति दोहन का एक महत्वपूर्ण अंग था। वह निधियाँ जो होम चार्जेस के संगठक थी वो क्या थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली एक निधि थी। आगे शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस, तो शब्द जो है इंपीरियल प्रेफरेंस जो है इसका प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। ठीक है। तो शब्द जो है इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। आगे कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं था। इसका कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई विकास नहीं हुआ था। इसका कारण ये था कि भारी उद्योगों का अभाव था। भारी उद्योगों का क्या था? अभाव था। इसलिए जो है क्या बोलते, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया। अगला इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में ही। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में ही स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। स्थायी बंदोबस्त किया गया किनसे? ये जमींदारों से किया गया। ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। ठीक है। चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। आगे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तो इसका यही कारण था कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। इसी कारण जो है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। आगे कब जो है बंगाल में और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1885 ईस्वी में दिया गया था। आगे प्रश्न, सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है वो क्या है? वो है रैयतवारी बंदोबस्त। वो क्या, कौन सा है? रैयतवारी बंदोबस्त से ये संबंधित थे। आगे अंग्रेजों ने ये रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। ठीक है। कहाँ पे? अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम आरंभ की थी वो कहाँ पर की थी? वो की थी मद्रासी प्रेसिडेंसी में। कहाँ पर की थी? मद्रासी प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहाँ पे? तो ये था दक्षिण भारत में। कहाँ पे था? दक्षिण भारत में। अगला है रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन क्या है? रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन क्या है? सही कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो किसानों द्वारा जो भी लगान होता था वो सीधे सरकार को दिया जाता था और सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तो सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। आगे असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी कब स्थापना हुई थी?
तो असम में जो है सर्वप्रथम चाय कंपनी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1839 ईस्वी में। कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत जो है ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा क्या है? सही परिभाषा है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग था अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। आगे, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक दोहन, निकास के सिद्धांत ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी जी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा आरसी दत्त। तो भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा आरसी दत्त। कहता है अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानाडे तथा सर सैयद अहमद खान में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी पर कौन विश्वास नहीं करता था? ये सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजे रानाडे और सर सैयद अहमद में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत जो ड्रेन थ्योरी है इनमें जो है कौन विश्वास नहीं करता, कौन बिलीव नहीं करता था? वो था सर सैयद अहमद खान। अगला, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की नामक जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन यही थी कि उन्होंने यह बताया कि ब्रिटेन जो है वो भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अगला, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है यह विचार किसने व्यक्त किया गया था? ये कार्ल मार्क्स ने। तो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। आगे पढ़ेंगे हम 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे हम, 1857 की क्रांति। तो अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों, ठीक है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। कब? दिसंबर 1856 में। ठीक है, तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। अगला, भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, मंगल पांडे की घटना हुई थी, मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। ठीक है, मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। तो मंगल पांडे जो है ये सिपाही थे 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1897 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था किसको? बख्त खान को। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था? बख्त खान। तो बख्त खान को 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 का क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो है
ये जो है पहला घटना थी। 1857 के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। ठीक है, क्या था? कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। कहाँ? किसे? दिल्ली को। तो आगे हम पढ़ेंगे 1897 के। ठीक है, एक मिनट। 1897 के, ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। कहाँ है? वाराणसी। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली है वो कहाँ है? वाराणसी पे है। ठीक है, तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। ठीक है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ये था खान बहादुर। अगला प्रश्न कहता है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में। कहाँ है? तो ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किससे? हीरोज से। किससे सामना करना पड़ा? हीरोज से। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? वह थी बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? वह कौन थी? वह थी बेगम ऑफ अवध। अगला प्रश्न, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, वह महिला जिसने अवध में 1857 में की क्रांति का नेतृत्व किया था वह था बेगम हजरत महल। ठीक है, 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद में जो है 1857 के 1857 के संग्राम का नेता कौन था? ये था मौलवी लियाकत अली का। मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। आगे पढ़ेंगे 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। कहाँ से थी? अवध से जो है सर्वाधिक संख्या थी। आगे, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? वो था तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था वो था तात्या टोपे। वर्ष 1857 के विद्रोह में, ठीक है, नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर शाह तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था वो कौन था? तात्या टोपे था। अगला प्रश्न है 1897 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? ये नाम था तात्या टोपे का। किसका नाम था? तात्या टोपे का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास कुंवर सिंह जो है, कुंवर सिंह 1897 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंधित थे किससे? बिहार से। वह किससे संबंधित थे? वह संबंधित थे बिहार से। अगला प्रश्न है कहता है पटना के 1897 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ये थे राजपूत कुंवर सिंह। कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? ये थे दीवान मनीराम दत्त। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। तो 1897 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था कहाँ? जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर।
जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था वो कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, वो कौन थे? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो अववा के ठाकुर कुशल सिंह। ये कौन थे? अववा के ठाकुर कुशल सिंह। अगला प्रश्न, एक मिनट। अगला प्रश्न, अजमेर, ठीक है, अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आवा, अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, वो कौन था? जयपुर। ठीक है, 1857 की क्रांति का केंद्र था, अजमेर भी था, नीमच भी था तथा आवा भी था, लेकिन जयपुर जो है 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेज से संघर्ष किया कौन? शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इहानदुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1897 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब। तो 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ के थे? ये थे आगरा के। आज़ादी की पहली लड़ाई 1897 में भाग किसने लिया था? नहीं लिया था, भगत सिंह ने भाग 1897 की पहली लड़ाई में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। आगे पढ़ेंगे। 1897 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से कौन संबंधित नहीं था? तो 1897 के विद्रोह में जो है आपके पास चार ऑप्शन है, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला, इनमें से कौन संबंधित नहीं था? तो उधम सिंह संबंधित नहीं था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला कौन सा राजवंश था? ये था ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया जो है ये सबसे ज़्यादा इन्होंने मदद किया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थ था। ठीक है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1897 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। अगला, खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1897 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिया था? साहूकार तथा जमींदार ने भाग नहीं लिया था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1897 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था वो था चित्तौड़। आगे, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1897 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था कौन? मुंगेर था। सही सुमेलित है, तो पढ़ेंगे हम आगे। सही सुमेलित, तो सही सुमेलित है बख्त खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। तो सही सुमेलित झांसी जो है किससे कनेक्टेड थी? रानी लक्ष्मीबाई से। लखनऊ किससे कनेक्टेड था? बेगम हजरत महल से। कानपुर किससे कनेक्टेड था? अजीमुल्ला खान से। और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह से। अब अगले में जानेंगे हम क्रांतिकारियों के नाम और स्थान, उससे जुड़े स्थान। तो नाना साहब ये क्रांतिकारी किस स्थान से? कानपुर से। नवाब हामिद अली खान किससे जुड़े थे? ये क्रांतिकारी हैं और ये उनके स्थान है, तो किससे जुड़े थे? तो दिल्ली स्थान से। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से। मनीराम दीवान असम से। अगला प्रश्न है,
अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आगे 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था जॉन बेनेट हेर्से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था कौन? जॉन बेनेट हेर्से। अगला प्रश्न, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। आगे देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे विस्कॉट पॉम्पस्टन। कौन थे? विस्कॉट पॉम्पस्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसके कारण? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन के कमी के कारण।